हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीपीओ 2024 का एग्जाम है वो इसी मंथ के एंड में होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 4 से 5 शिफ्टों के पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था कि आपको एग्जाम में कैसे करना होता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका टाइम का रहेगा, आपको कंसेप्ट कितने भी आते हो, कितने भी आपको मैथ में आप कितने भी धुरंधर हो, बट वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि टाइम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सको और टाइम बचा सको, ताकि आप अदर चीज को जो आपकी वीक है उस पर आप ज्यादा टाइम दे सको। तो खेल केवल और केवल टाइम का रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को मैथ भी आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, सबको आएगी। बट वहां पे केवल और केवल आपका टाइम मायने रखेगा। अगर आपको टाइम के अंदर आप सोल्व कर पाओगे तो सभी क्वेश्चन सोल्व करके आ जाओगे। थोड़े से ज्यादा और अटेम्प्ट कर दोगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका जो कुछ जो सब्जेक्ट मजबूत रहेगी उसमें आप ज्यादा एफर्ट लगा पाओगे। और जैसे आप कम टाइम में उनको सोल्व कर लोगे तो अदर चीज में आपके पास टाइम बच जाएगा। तो कोशिश करो आप कि ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम बचाना है। और कहाँ टाइम बचेगा? यहाँ पे आपको इस मैथ्स के सेक्शन में भी आपको मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में आप टाइम बचा सकते हो। और इसी में ही ज़्यादा टाइम लगता है वैसे, क्योंकि आपका रीजनिंग जो आपका जीके का पोर्शन रहता है और इंग्लिश का पोर्शन रहता है उसमें केवल और केवल रीडिंग का रहता है पूरा का पूरा। तो अगर आप रीडिंग करोगे तो उसमें तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट मैथ में जब 50 क्वेश्चन सोल्व करोगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग में सोल्व करोगे, यानी 100 क्वेश्चन हो गए। और आपको मिलता कितना है टाइम? केवल और केवल 2 घंटे मिलते हैं। तो उसमें सारा कुछ आपको पढ़ना भी होता है, सोल्व भी करना होता है। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग सोल्व करना आना चाहिए। तो मैंने जो लास्ट आपको 4 से 5 शिफ्टों में बताया था उसमें यही चीज आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना होता है और किस तरीके से आप टाइम को मैनेजमेंट करोगे, कहाँ पे आपको थॉट प्रोसेस लगानी होती है, पेपर को कितने राउंड में हम सोल्व करते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज वापस से मैं ये चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछले मंथ में मैंने ये चीजें शुरुआत की थी। और इसमें केवल और केवल अब आपके 4 शिफ्टों के पेपर हैं, जिसमें आज की क्लास में एक शिफ्ट का पेपर हम कंप्लीट कर देंगे। 3 शिफ्टों के पेपर और बचेंगे। ठीक है, 5 तारीख के जो 3 शिफ्टों के पेपर हैं उन सभी शिफ्टों के पेपर भी हम यहाँ पे आने वाली 2-3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको सीखना जरूरी है कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम में आपको 2 राउंड में करना है मैथ को। आप देखो चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपका जो भी चॉइस हो पैटर्न का कि आप किस तरीके से सोल्व करना चाहो वो कर सकते हो। देखो आपके 4 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, पहला सेक्शन आपका रहता है जैसे मान लीजिए जीके का। जीएस रहती है आपके पास, इंग्लिश रहती है, रीजनिंग हो गई, और चौथा होता है आपके मार्क्स मैथ। ठीक है, ये 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन के होते हैं। तो आपको क्या करना है इनमें? देखो ये दोनों चीज तो क्या है, केवल और केवल पढ़ने की है, इसमें तो कोई सोल्व करना ही नहीं है ना। तो आप कोशिश किया करो, आपका पैटर्न सबका अलग अलग हो सकता है, जो आप मॉक टेस्ट देते हो जिस अकॉर्डिंग सीक्वेंस में देते हो उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करना। ठीक है, मेरा जो पैटर्न रहता था हमेशा, यहाँ से मैं जीएस और इंग्लिश पहले सोल्व करता था कि पहले जीएस को, कि जैसे यहाँ से ज्यादा कितना टाइम लग जाएगा, 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन को केवल केवल रीडिंग मारनी है। यहाँ पे इसमें भी केवल और केवल रीडिंग मारनी है। ठीक है, यानी आपके पास इन दोनों को सोल्व करने के बाद में जैसे आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है, तो ये आधे घंटे में हो जाता है। आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, वो ले लो। ठीक है, लगभग, लेकिन आधे घंटे के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आधे घंटे में रीजनिंग को कंप्लीट करना है। और ये 1 घंटा आपके पास जब बचेगा इनको पूरा कंप्लीट करके ही आ जाना। ठीक है, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन छूटे तो उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सीधा आप मैथ पे आओगे, जैसे चौथे सेक्शन में आओगे। अब मैथ में क्या करना है, 2 राउंड में आपको हमेशा सोल्व करना है। अगर पेपर को आपको टाइम के अकॉर्डिंग सोल्व करना है तो इसी पैटर्न के अनुसार करना। मैथ में आप जो भी क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं ना पहले राउंड में, वो उन सवालों को कर दीजिए। पहले राउंड में आपको इजी सवालों को करने हैं। जो क्वेश्चन आपको लेंथी दिख गया डीआई के सवालों को, उनको छोड़ देना है। किसको? डीआई के सवालों को आप छोड़ देना है। ठीक है, कुछ टाइम टेकिंग ज्यादा सवाल हो रहे हैं कि आपको देखते ही लग गया है कि सवाल है ये आपका टाइम ज्यादा खाने वाला है या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनको छोड़ दो। मान लेते हैं आपको नहीं पता चला, आपने अटेम्प्ट किया और मान लेते हैं कि 10 सेकंड खराब हो गए, 10 से 15 सेकंड खराब हो गए, फिर दिख गया आपको कि यह तो सवाल बड़ा है, फिर भी आप छोड़ दीजिए उसको। फिर भी ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप हड़बड़ी में ज्यादा क्वेश्चन को जैसे आप ज्यादा टाइम लगाओगे ना, इस 10 सेकंड 15 सेकंड को आप 2 मिनट 3 मिनट तक ले जाओगे। और जैसे पहले राउंड में 2 मिनट 3 मिनट तक एक क्वेश्चन को लेके चलेगे, इसका मतलब आपके 5 क्वेश्चन है, आप पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो कोशिश करना बड़े क्वेश्चन को आप देखते ही छोड़ देना। ये चीज आपकी होनी चाहिए हैबिट में, और इसी चीज की आपको मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना है। अब केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट देना है। तो टाइम टेकिंग सवाल डीआई के और जो टाइम जो ज्यादा बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उनको पहले राउंड में छोड़ देना। बाकी के सवाल जो भी आपको दिखे वो थॉट प्रोसेस से डायरेक्ट 10 सेकंड 15 सेकंड में कोशिश करना कि 10 सेकंड 15 सेकंड में उन सवालों को कर सको। पहले राउंड में सोल्व कर देना, फिर बाकी के जो बचे हुए सवाल है ना उनको सोल्व कर दिए। लास्ट में आपके पास 10 से 5 मिनट बच जाना चाहिए, 10 से 15 मिनट, या मान लेते हैं 5 से 10 मिनट भी बच जाती है आपके पास।
5 से 10 मिनट जब बच जाएगी ना, तब आप जो रीजनिंग में सवाल है उनको कर दीजिए, और मैथ में जो अभी भी नहीं हो रहे, दूसरे राउंड के बाद में भी नहीं हो रहे ना, फिर इन दोनों सवालों को आप कर दीजिए। इस तरीके से जब आप सोल्व करोगे ना, तो आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी कभी भी। क्लियर है? इस तरीके से आपको सोल्व करना है। बाकी आज का जो पेपर हम सोल्व करेंगे ना, पूरा प्रॉपर एग्जाम के तरीके से करेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे करना होता है। ठीक है? तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरा कुछ पढ़ लिया है बट अभी कुछ रिवाइज करना है, 10 से 15 दिन बचे हैं, तो इसमें रिवाइज करना है सारे, जिसमें सारे कंसेप्ट होने चाहिए, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन आपको एक बार देख लो कि कौन कौन से टाइप के सवाल बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। तो आप कोर्स तो आप ले नहीं सकते किसी तरीके से, और लेना भी मत किसी का, बट आप नोट्स से काम चला सकते हो कि आप नोट्स को ये पता चल जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिख जाए, उनका रिविजन कर सको, टाइप वाइज क्वेश्चन दिख जाए भाई ये टाइप के सवाल होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो ये हो सकता है। तो ये चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी। मेरे जितने भी नोट्स हैं ये कोर्स के ही नोट्स हैं, इनका कोर्स है वो आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मैथ्स विद गजानन, जो अपने चैनल का नाम है वही ऐप का। ठीक है? वहां पे आपको कोर्स मिलेगा, वीडियो कोर्स। बाकी नोट्स लेना चाहते हो सेपरेटली तो आप ले सकते हो। अगर आपने इस मैथ में सब कुछ पढ़ लिया है, तो केवल और केवल आप एक क्विक रिवीजन का ले लीजिए। क्विक रिवीजन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारे फॉर्मूलास वो रख दिए हैं उसमें। तो ये जो पीडीएफ रहेगी, ये जो नोट्स रहेंगे, इसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी हाईलाइट किया है कि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस नोट्स में जितने जहां पर भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है 110% है, उस पॉइंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, क्योंकि ये नोट्स किसी तरीके से कोई सेल करने के लिए नहीं बनाई। ये मेरे 2 सालों की मेहनत की, जो मेरे पास जितना भी नॉलेज है ना, उसको मैंने एक एक करके, एक एक नोट्स से, जैसे क्वेश्चन कोई अजीब सा आ गया, नया क्वेश्चन आ गया, तो उसका पॉइंट बनाया मैंने। ठीक है? इस तरीके से पॉइंट बना के पूरी सेपरेट एक डायरी बनाई थी, उस डायरी का नोट्स है ये। कोई किसी तरीके से कॉपी किया हुआ नहीं है, कहीं से दूसरी जगह से उठाया हुआ नहीं है, केवल और केवल मेरे नोट्स है, जो 2 साल मैंने मेहनत करी थी उसके नोट्स है ये। कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो रही है तो आप कैलकुलेशन के ले सकते हो, कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाए, मल्टीप्लिकेशन के तरीके आ जाए, आपको स्क्वायर निकालने के तरीके आ जाए, क्यूब रूट वगैरह निकालने के तरीके आ जाए, तो वो ले सकते हो आप सेपरेटली, इन दोनों पीडीएफ को ले सकते हो। बट अगर आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत इसी में आएगी, एडवांस मैथ में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाता है। ठीक है? बट उसमें तो फॉर्मुला बेस रहते हैं, तो आप कर लेते हो। बट अर्थमेटिक में आपके पास छोटे तरीके होने चाहिए, शॉर्ट तरीके हो, जिससे आपका टाइम कम लगे, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है इस टाइप के सवालों में। तो इसमें मैंने मल्टीपल अप्रोच डाल रखे हैं, जिसमें आप बेसिक, अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया है तो सीधा आप शॉर्ट ट्रिक पे जाओ, शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दो। उसमें केवल और केवल टाइप वाइज क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए नहीं है। एक कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट से रिलेटेड जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें। ये लगभग आपका 700 से 800 पेजेस का है, ज्यादा ही होगा, 700 से 800 पेजेस का, 800 से 900 पेजेस का होगा शायद ये। ठीक है? जब आप इन सभी सेपरेट पीडीएफ को जो देखोगे ना, एक एक टॉपिक में, तो सारे टाइप वाइज क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट है, सारे मल्टीपल अप्रोच है। ठीक है? बस अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो केवल और केवल आप एक अर्थमेटिक वाली ये पीडीएफ है, इनको आप सोल्व कर लो, आपका एक भी टाइप नहीं रहेगा। ठीक है? बाकी इसी तरीके से रीजनिंग में है, इसमें भी सेम टाइप है, सेम कंसेप्ट है, और इसी तरीके से सारे ट्रिक्स हैं। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा एक बार इन नोट्स को आप सोल्व कर दीजिए। अगर आप नए हो एसएससी में, कि आप पहली बार ही एग्जाम दे रहे हो, तो एक बार इन चीजों को आप करो, सोल्व करो, और फिर एग्जाम देना, आपको 110% बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि एसएससी के ही बेस्ड हैं ये, किसी और एग्जाम के लिए पर्टिकुलर नहीं है। 2010 से लेके अभी तक जितने टाइप के सवाल बन सके हैं, जितने पूछे गए हैं, उन्हीं पे बेस ये नोट्स मिलेंगे आपको। अगर इन नोट्स को कर लेते हो, 2010 से अभी तक के कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हीं नोट्स में से मिलेंगे आपको सारे के सारे टाइप वाइज क्वेश्चन। ठीक है? ये तो हो गई चलो इनकी बात एग्जाम की, आपको एग्जाम में कैसे करना है, सारा कुछ करना है। अब बात करते हैं अपन पेपर की। ठीक है? और ये जो पेपर है ना, ये अपना कौन सा है? ये है आपका 4 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 3 का पेपर। इससे बाकी के पहले के जो पेपर हैं, जैसे 3 अक्टूबर के 3 शिफ्टों के पेपर हो गया, 4 अक्टूबर के 2 शिफ्टों के पेपर हो गए, तो इस तरीके से टोटल 5 शिफ्टों के पेपर हो गए। वो मैं पहले ही करवा चुका हूँ, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हो। और एक बार कंप्लीट देख के जाना है सारे के सारे सवाल, क्योंकि मैंने शॉर्ट तरीके से बताया कि एग्जाम में कौन सी अप्रोच लगानी है जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है? वो करता है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, केवल और केवल एग्जाम अप्रोच से बता रहा हूँ, इसी में 2 राउंड से करूंगा। अभी भी मैं आपको 2 राउंड से ही सोल्व करके बताऊंगा कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक? क्वेश्चन को देखना है, स्कैन करना है, इस तरीके के टाइप वाइज क्वेश्चन पहले ही आपसे सोल्व किए हुए होने चाहिए, तभी आप देख लगा पाओगे। नहीं तो फिर बेसिक से करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, फिर टाइम बहुत ज्यादा, 2 घंटे लग जाएंगे। फिर सवाल देखो यहाँ से क्या बोला गया है, मिक्सर एलिगेशन का सवाल है।
दो मिक्सचर हैं, ए और बी हैं, इनका रेशियो दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे दिया, बोला गया है इनके समान अनुपात में, समान मात्रा में इनको मिलाया गया है ए और बी को, तो ओवरऑल रेशियो क्या होगा। इस टाइप का सवाल है, वो कॉमन है, हर एग्जाम में आता है। तो ये ए और बी हैं, दो आपके पास है मिक्सचर, ए का रेशियो है वो 1:2 है, और दूसरे वाले मिक्सर का रेशियो है वो 1:3 है। इन दोनों मिक्सर को 1:1 में यानी बराबर अनुपात में मिलाया गया है, बराबर मात्रा में मिलाया गया है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे यहाँ से, भाई देखो ये पहली वाला मिक्सर है, ये सेकंड वाला मिक्सर है, तो दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। भाई दोनों कंटेनर में क्या होना चाहिए, सेम मात्रा होनी चाहिए। तो सेम मात्रा होने के लिए देखो इनका सम कितना है, इसका सम तो 3 बन रहा है, इसका सम 4 लीटर बन रहा है। भाई दोनों तो अलग अलग हो गए, तो फिर क्या करेंगे, इनका सम बनाने के लिए ध्यान रखना, इसका जो सम बनता है, यहां पे जो सम बनेगा ना, 3 + 1 4, तो इसको तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, और 2 + 1 3 बन रहा है, इसको इधर उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही सेम रेशियो क्या बन जाता है, 4 से 8 बन गया, और ये रेशियो बन गया 3 से 9 बन गया। अब जोड़ सकते हो, 9 3 12 और 8 4 12। अब सेम सम बन गया है, तो अब यहां से बोल सकते हो कि यहां से एक का ये वाली क्वांटिटी उठा दी, तो यहां से ये वाली क्वांटिटी उठा दी। दोनों आपको दे रखे हैं कि ये तांबा है और टिन है, ठीक है भाई, ये तांबा है ये टिन है, इस तरीके से। तो तांबे की क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई, 4 और 3 7, ये 7 हो गई, और यहां से 8 और 9 यहां से जोड़ दोगे तो ये हो गई 17। तो यही हमसे पूछी गई है, ये हो गया, तो 7:17 हो गया इस तरीके से। ये केवल समझाने की बात है, एग्जाम में जब करोगे तो डायरेक्ट करोगे, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको एक चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा एग्जाम में, जितना ज्यादा आप पेन चला सकते हो ना उतना पेन चलाना, और जितना कम लिख सकते हो ना उतना कम लिखना। स्पीड आपकी पेन की होनी चाहिए, और लिखने का जितने एरिया कम घेरोगे ना उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ेगी। चीजों को कम लिखना है, पेन कम चलाना है, बहुत ही कम, ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, इसको कैसे करते हैं एग्जाम में, आप करोगे तो अलग तरीके से करोगे, नई अप्रोच सीखने को मिलेगी आप यहाँ से। गोले का जो आयतन है वो इतना है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ ये होता है। दे कितना रखा है, 38,808 दे रखा है, ठीक। पूछा क्या है हमसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा क्या है, सरफेस एरिया पूछा क्या है। सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² होगा, यही तो पूछा ना, 4πr² हमसे पूछा गया है। क्या यहां से मैं 4πr² इस तरीके से यहीं से निकाल दूं क्या, भाई 4πr² इंटू आर, और डिवाइडेड बाई 3 में उसको इधर ले जाता हूं, तो 38,808 इंटू 3, और इस आर को मैं नीचे ले आता हूं, इस आर को मैं नीचे ले आता हूं, तो क्या आपके पास 4πr² की वैल्यू आ गई, क्या कितनी आई, 4πr² को आप लिख सकते हो 38,808 डिवाइडेड बाय आर इंटू 3, ये लिख सकते हो। यानी हमें क्या चाहिए, यहाँ से आर चाहिए, तो आर निकाल सकते हो। अब यहाँ से सोल्व कर लो, आर का मान निकालो। आर कैसे निकालोगे भाई, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³ इज इक्वल टू 38,808, ये आपको दे रखा है। कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना है, अब इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो ये तो करना पड़ेगा। देखो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 × 32 और 4 नाम 36, 4 7 28 और 0 4 दूनी 8, यहाँ से 22 चौक 88, 88 और 9, फिर 22 चौक 88 बन गया, और 88 के बाद में 2 बचेगा, एक बार हो गया 41 हो गया, 7 या 21 हो गया। r³ की वैल्यू कितनी आ गई, 21³ आ गई क्या, यानी r कितना है 21 है, 21 से डिवाइड कर दो, r की जगह 21 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 3 7 21, 7 से डिवाइड कर दोगे 7 5 35, और यहाँ से 3 बचेगा 7 5 35, और 3 बच गया यहाँ से 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 55 44 आ गया, 55 44 आंसर ये हो गया। बाकी जब आप खुद करते तो क्या करते, यहाँ से पहला काम तो आप r निकालते, फिर लिखते 4πr², और फिर r इंटू आर करते, 4 इंटू 22/7 इंटू r² करोगे 21 इंटू 21, और सोल्व करते इसको। वो करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इसी से निकालिए, भाई 4πr² की वैल्यू ये होगी तो r से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अब ये सवाल है माइंड में ही करने का सवाल है, एग्जाम में यहाँ से ध्यान रखना। अब मैं डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से बता रहा हूँ। देखो एक समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा, जिसकी एक भुजा है वो 17 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 16 है। ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि जो आपका रोम्बस होता है तो डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये कंसेप्ट आपको पता है।
तो समझाने के लिए मैं आज की क्लास में थोड़ा सा मैं डिटेल से समझाऊंगा, आगे वाली जो क्लास रहेगी ना उसमें इतनी तरीके से नहीं समझेंगे। ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। पहली वाली साइड है यहाँ से दे रखी है, इसकी एक साइड है वो 17 है, इसका डायगोनल 16 है, तो ये 8 है, तो ये भी 8 होगा, ये 90 डिग्री बनाता ही है। ये 8 है तो ट्रिपलेट आ गया, 8 15 17 का, तो ये वाला डायगोनल 15 होगा, तो ये वाले भी क्या होगा 15 होगा। 15 15 30 और ये 16 दोनों डायगोनल है। एरिया क्या हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, तो ये 16 इंटू 30 सोल्व कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 15 इंटू 16 करोगे 220, 230 और 240, आंसर आ गया 240, ये होगा। अभी एग्जाम में करने का सवाल है, डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से करने का, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलते 17 है 16 है तो इसका आधा करेंगे 8, 8 15 17 का ट्रिपलेट हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है, 15 15 30 हो गया 30, और यहाँ से 16 दोनों डायगोनल आगे, एरिया बता दोगे, हाफ D1 D2 करोगे, आंसर आ जाएगा। 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रम मूल्य प्राप्त हो जाता है। 7 कपड़े के विक्रम मूल्य के बराबर, यानी 7 रुपए अगर उसका विक्रम मूल्य है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 7 रुपए कम होगा इसमें से, तो 42 में से 7 कम करोगे तो 35 रुपए, कॉस्ट प्राइस हो गया 35 रुपए, और 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 35 रुपए पर इंटू 100, 7 पंजे 35, 1/5 का मतलब 20%, आंसर ऐसे होगा। क्या इसमें आपको पेन लगाने की जरूरत थी कि इस सवाल में आप डायरेक्ट कर देते हो? कैसे? आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज पता होनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ध्यान रखना। 7/35 है, 1/, कितना होगा 5 हो गया, 1/5 का मतलब 20% होता है, आंसर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट देखो यहाँ से, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर छूट के साथ 15% का और अतिरिक्त डिस्काउंट दे देता है, तो उसके सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, इसका मार्क प्राइस क्या होगा। एक लाइन में लिखना सिखा रहा हूँ इस सवाल को करने का, हमेशा आता है सक्सेसिव का। मार्क प्राइस ये है, पहले 25% का डिस्काउंट देता है तो 4 से 3 रुपए का, 25% का मतलब 1/4, 4 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, 3 रुपए में बेचेगा। फिर 15% का और डिस्काउंट देती है, 15% का मतलब 3/20, 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट देगा तो 17 रुपए में बेचेगा, और यही तो सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा आपको 12,750, ये लिए, ये हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट लगा दिया। अब यहां से केवल और केवल सोल्व करना है और मार्क प्राइस निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहां से 17 और 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, देखो 17 51 है और 4 दूनी 8, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 17 102, 17 7 119, 119 और 8 120, 85, 17/85, 3 से करोगे तो 15/75, और यहाँ से 25 या 75, तो 250 इंटू 80, ये तो सोल्व करोगे तो 25 घंटे 200 हो गया, 200 और ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, एक जीरो और है यहाँ पे, तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। मार्क प्राइस कितना होगा 20,000 होगा। ये सवाल बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है ये सवाल। देखिए यहां से क्या बोला है कि 2 पाइप हैं जो टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तली में एक और रिसाव के कारण टंकी है, टंकी को भरने में 90 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। यानी जितना ये 90 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 90 मिनट नहीं लगते हैं, 90 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, ध्यान रखना। तो यानी दोनों को जितना टाइम लगता है ना भरने में, उससे जैसे वो रिसाव का पता चला तो इस रिसाव के कारण 90 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है। तो पहला काम तो ये निकालोगे टाइम कितना लगेगा वो दोनों को एक साथ भरने में, दोनों अगर एक साथ भरे तो कितना टाइम लगेगा, उसको निकालने के लिए कैसे करते हैं 12 × 16 डिवाइडेड बाई 12 + 16, तो 16 18 28, यही होगा। तो यहां से कितना बन जाएगा 4 × 12 और 4 × 7 = 28, 16 × 48, 48 डिवाइडेड बाई 7 घंटे। इन दोनों को एक साथ भरने में इतने घंटे लगते, बट रिसाव के कारण क्या हो गया, इसको 90 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो यहां से A + B + C तीनों मिलकर इसको कितने घंटे में भरेंगे, तो आप बोलोगे यहां से 48/7 प्लस 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, तो 3/2 हो गया। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 14, और 48 × 2 = 96 प्लस 7 × 21, तो ये हो गया आपके पास कितना 117 डिवाइडेड बाई 14 घंटे। क्या ये हो गया क्या, तीनों पाइप मिलकर इतने घंटे में भरते हैं, दोनों पाइप मिलकर इतने घंटे में भरते हैं। तो क्या रिसाव वाला निकालना, हमें रिसाव की एफिशिएंसी तो निकालनी है। यही बोला है कि अगर टैंक को खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको निकालना है रिसाव वाले जो दे रखा है पाइप उसकी एफिशिएंसी। वो कैसे निकालेंगे, भाई दोनों को भरने में इतना टाइम लग रहा था, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में, यानी इसका उल्टा कर दोगे आप 7/48 कर दोगे, 1 घंटे में इतना भरेगा, दोनों ने इतना भर दिया। इसमें से तीनों ने कितना भरा यहां से 1 घंटे में, तो आप बोलोगे 14/117 इतना भर दिया। तो क्या यही तो आ गया आपके पास, यही तो आ गया आपका रिसाव वाले का, कि रिसाव वाला है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, ठीक है।
1 घंटे में कितने लीटर वो पानी भर देगा, उसमें कितने लीटर पानी निकाल देगा, या इस तरीके से बोल दीजिए। तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी 1 घंटे की। फिर उसका उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आ जाएगा। सोल्व करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, देखो 117 है तो ये कितना है, 13 इंटू 104, 13 नाम 117, तो 13 इंटू 9 लिखा हुआ है क्या। 48 है तो इसमें 3 तो है ही, तो 16 3 48, 16 लिख दीजिए आप यहाँ पे, ये एलसीएम हो गया नीचे। 16 3 48, 3 बार करोगे आप, 48 में हो गया तो 13 3 39 हो गया। 39 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 117 है, 13 नाम 117, 16 इंटू 14 कर दो, ये हो गया। ठीक है, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 280 में से 7 घटाओगे, 280 में से 7 घटाओगे तो 273, माइनस 16 इंटू 14 करोगे, 15 का स्क्वायर करके 1 कम कर दो, 225 में से 1 कम कर दो, 224, डिवाइडेड बाय 117 को 16 से, यहाँ से 13 नाम 117 और 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 117 इंटू 16 ये करोगे तो ये कितना बनेगा, 16 चिगाड़ी सिंगल में 16 साथ 112, तो ये 11 हो गया। 16 17 और 27, 2 16 और 2 18, ये होगा। ठीक, 1872, और यहाँ से डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 24 है तो 9, ये यहाँ पे 6, ये 4, तो 49/1872 हो गया। इसी का उल्टा कर दो, इतना 1 घंटे में वो रिसाव कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, ये जो टाइम लगेगा ना इसका उल्टा कर देना आप, तो 1872 डिवाइडेड बाई 49, इसको मिस फ्रैक्शन में निकाल देना, आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल जो आपको ऑप्शन दे रखा था ना, यहाँ पे मिस फ्रैक्शन का दे रखा था, 49 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे इस सवाल को, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था ये। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक धनराशि है 2 वर्षों में 1200 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 सालों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो बस डायरेक्ट आपको करना है कि 1200 हो गई, ठीक है, 2 साल में 1200 हुई और 1 साल में बढ़कर कितनी हो गई, यहाँ से आपको तो रेट बतानी है तो यहीं से आप रेट बता सकते हो। ठीक है, 1 साल दे रखा है, डिफरेंस अगर 2 साल होता, इनके टाइम का डिफरेंस अगर 2 साल होता तो इनका रूट करके देख लेते अपन, रूट कर देते। अगर 3 साल होता तो क्यूब रूट कर देते, बट यहाँ पे 1 साल डिफरेंस है तो बस नॉर्मल पड़े रहने दो, और यहीं से आप रेट निकाल सकते हो, यहीं से आपकी रेट आ जाएगी। कैसे, या फिर इसको सोल्व आगे भी कर सकते हो, 0 से 0 काट दो, ठीक है, और 6 से काट दीजिए आप यहाँ से, या 12 से कट रहा है, 12 से तो नहीं कटेगा, बट ये 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा तो 20 से हो जाएगा, रेशो निकाल देते हैं और आगे सोल्व इसको कर देता है। तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ये हो गया, 20 से 21 हो गया। 20 से 21 का मतलब 1/5% का मतलब क्या होता है, 1/20, तो 5% हो गया। अब देखते ही आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये दिख जाएगा आपको कैसे किया है, 5% ऐसे निकाल सकते हो, 1 बढ़ गया 20 पे इंटू 100, यहाँ से आया, बट आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, 1/20 है, 1/20 का मतलब क्या होता है 5%, आंसर आ जाएगा 5%। केवल आपको छोटे छोटे 4 से 5 शब्दों में तो आंसर आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, बट एग्जाम में जब आप करोगे ना ऐसे करोगे। ये सवाल दें, देखो यहाँ से इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये CHSL में भी आ चुका है, 2 रूट ए भी होती है हमेशा। 16 और 25 का रूट करोगे, 4 इंटू 5 20 हो गया, 20 का डबल कर दोगे 40, आंसर आ गया, माइंड में कर लोगे। 5 सेकंड का सवाल है। DI के सवाल को हम लास्ट में करेंगे। कोस ए की वैल्यू है, कोट की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सा है, डायरेक्ट लिखो, कोस ए की वैल्यू कोस है 1 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 1 कम कर दोगे 120, इसका रूट कर दोगे। कोट ए पूछा है तो 1/रूट 120 होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 तिया 12, 2 रूट 30 लिख सकते हैं इसको, तो 2 रूट 30 लिख सकते हैं, आंसर ये हो गया। फिर से DI का सवाल है, कोसेक ए प्लस कोट ए आपको दे रखा है, हमेशा इसमें एक और सवाल बनता है, सेक ए प्लस टेन ए का बनता है। ठीक है, तो आपको दे रखा है कोसेक ए प्लस कोट ए, और बहुत साल, कितने ही साल हो चुके हैं इस सवाल को आते हुए, 3 है। हमेशा ध्यान रखना, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की आपको आइडेंटिटी पता है, तो वहीं से आपके पास आ जाता है। एक बार प्लस में दे रखा है तो आप माइनस में खुद से लिख सकते हो, बस क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है, 1/3 लिख देना है यहाँ से। यहाँ से पहला सवाल यही पूछ लिया जाता है कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक ए की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक निकालना हो तो क्या हो, इन दोनों को जोड़ दो और आधा कर देना, तो 3 + 1/3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 3 दिया 9, 10 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5/3 आ गया। क्या कोसेक ए की वैल्यू आ गई क्या, बट हमें तो कोस पूछा गया है, तो कोस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल सकते हो भाई, कोसेक क्या है, ये 5/3 है, 5/3 है तो 5 3 ये ट्रिपलेट हो गया, 3 4 5। कोस हमसे पूछा गया है तो कोस क्या होगा, 4/5 होगा, कोस की वैल्यू 4/5 होगी। ठीक,
36 समान रूप से कुशल श्रमिक हैं, वो 48 दिनों में 25 समान दीवारों को पेंट कर सकते हैं। ऐसे 45 श्रमिक 60 दीवारों को कितने दिनों में रंग सकते हैं? एक लाइन में करने का तरीका बता रहा हूँ, एक लाइन में कैसे। देखो 36 सामान है, समान रूप से कुशल श्रमिक है, वो 48 दिनों में 25 समान दीवारों को, ये तो क्या है, दीवारें हैं, यानी टोटल क्या है, वर्क ही तो है आपके पास भाई, इतना वर्क कर देते हैं। और काम कौन करता है? 36 व्यक्ति करते हैं 48 दिनों में। तो आप बोलोगे कि 36 व्यक्ति हैं, ये 48 दिनों में कितना काम कर देते हैं? 25 दीवारें बना देते हैं। हमें कितनी बनवानी है? अब आगे पढ़ो, हमें कितनी बनवानी है? 60 ऐसी दीवारों को बनाना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया, कौन बनाएगा ये बनाएगा 45 श्रमिक। कितने दिनों में? वो अपने आप आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 45 से, यही आ जाएगा टाइम। पहला वाला जो वर्क था उसके नीचे वर्क लिख दिया, निकालना क्या है वर्क, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, कौन करेगा इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, ये M1 D1 W1 वाला तरीका है, फॉर्मूले वाले तरीके से कर सकते हो, बट इतना दिमाग लगाना नहीं है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। देखो यहां से 55 25, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। और यहां से किससे डिवाइड कर दो? 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12 और 15 तिया 45। अभी भी कुछ कट रहा है क्या? 3 से और कट रहा है, 3 पंजे 15 और 16 तिया 48। यहां से आगे आपके पास 36 इंटू 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 25 ये बनेगा। तो यहां से सोल्व करना ही पड़ेगा फिर। 16 ची गाड़ी छिंगन में 9 16 थी 48, 48 और 9 जोड़ोगे तो ये 57। इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 5 चौक 20 और 3 23। 23 डिवाइडेड बाई 25 करना है। 25 से डिवाइड करने की ट्रिक क्या है? 4 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर देना। 4 से मल्टीप्लाई करो, 23 चौक 92 हो गया, 92.16 आ गया आंसर। अब ये ट्रिक है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसका प्रॉपर मैंने एक कोर्स भी बनाया है कैलकुलेशन का, कि आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे करते हो। ये 25 से डिवाइड करना, 125 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करना, ये सब कुछ तरीके होते हैं इनके, तोड़ तरीके होते हैं। निम्नलिखित में से बताना है 6 8 9 से विभाजित करने पर शेषफल है वो 6 8 और 9 के उच्चतम सामान्य गुणनखंड यानी एचसीएफ के बराबर बचता है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना सेम है, इजी सवाल ही पूछे जाते थे, बट इसको घुमा फिरा के क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना बनना चाहिए, इसका एलसीएम बचना चाहिए 6 8 और 9 का। 6 8 9 का एलसीएम क्या, सॉरी एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। यानी ये बोला है कि 9 6 और 8 इससे डिवाइड करने पर एक शेषफल बचे, यानी इनका एलसीएम में क्या कर दोगे, इनके एलसीएम में 1 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से 9 6 और 8, या फिर यहां से ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, पुट करके देख लो, सब में 1 1 बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर चेक करोगे तो। या फिर ऐसे भी कर दो भाई 9 6 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 9 दूनी 18, 18 इंटू, ठीक है। यहां से देखो क्या है, 9 है 6 है और 8 है, सबसे बड़ी संख्या 9 है। 9 में 3 तो आ ही गया, तो 2 और लिख दोगे, 2 आ गया, यहाँ पे 4 और लिख दोगे, 4 दूनी 8, 8 नाम 72, तो 72 के प्लस 1 होगा, 72 का मल्टीपल होगा और इसमें 1 जोड़ दोगे, इस तरीके का होगा। संख्या इस तरीके से दे रखी है, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6 7 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43, और इसमें 1 जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा ये वाला। बाकी ऑप्शन से करोगे आंसर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स क्यूब है, 1 माइनस एक्स क्यूब है। क्या आपके पास ये यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 8, यही है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा भाई, ए माइनस यहां से ए प्लस बी का होल क्यूब है प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक। ए क्यूब इसको मैं क्या बोल देता हूं, ये ए है ये बी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, ठीक है। तो यहां से आप पुट करोगे, देखो एक ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा अक्स है ना यहाँ से, ठीक है। 1 प्लस अक्स है 1 माइनस अक्स है, तो इन दोनों को जोड़ोगे, ए है ये बी है, इसको ए मान लो ये बी मान लो, इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा 2 ही बनेगा प्लस, ठीक है। इसके अंदर ए स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे और दोनों को जोड़ोगे, तो एक बार स्क्वायर करके इसका एक बार स्क्वायर करके जोड़ोगे तो क्या यहां से 2 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बनेगा, बाकी माइनस वाली चीजें हैं वो कट जाएगी। फिर है आपके पास बी स्क्वायर आ गया और ए स्क्वायर तो आ गया, माइनस ए बी करोगे, माइनस ए बी करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया। बाकी 8 तो लिखा हुआ ही, तो यहां से सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, देखो 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 2 को भी मैं अंदर लेके जा रहा हूं, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8 ये बन गया आपका। तो ये कितना बन गया, 4 और 2 6 एक्स स्क्वायर, 4
और यहाँ से -6 बन गया क्या, ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 6, 6 कॉमन ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -1 आ जाएगा। 6 x स्क्वायर -1 आएगा, तो यहाँ से x स्क्वायर -1 इसको माइनस कॉमन लो ले लो तो -6 बन जाएगा, तो ये 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन की फॉर्म में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे अपन। देखो 3 और 4, ये हो गया 4/3 इंटू, उल्टा कर दोगे यहाँ से 5/2 कर दो, x/5 है बराबर 5/4 इंटू 2/3, भाग करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। सोल्व कर दोगे, 5 से 5 चला गया और 2 से काटोगे तो ये 3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटोगे ये 2 बार आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 आ गई। 15/2 का मतलब क्या होता है, 15/2 का मतलब 7.5, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ से 49 छात्रों का, अब एवरेज के सवालों को कभी भी बिना अपन पेन लगाए करते नहीं है, डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से करते हैं। देखो क्या बोला है, 49 छात्रों का एवरेज 53 है, और एक एवरेज की क्लास मैंने पूरी प्रॉपर ली है जिसमें थॉट प्रोसेस से बताया। आप इस तरीके से समझो 49 व्यक्तियों के पास में सबके पास 53 रुपए हैं। जब एक नया छात्र आ जाता है, जब ग्रुप में एक नया छात्र आता है तो सबका एवरेज 500 ग्राम कम हो जाता है, यानी 50 पैसे कम हो जाते हैं सबके इस समय से। कब होंगे, जब वो क्या करेगा सबके हिस्से से, जो 49 व्यक्ति है ना, यहाँ से 49 स्टूडेंट है, उनसे क्या करेगा सबसे 50 पैसे ले लेगा, तो सबके पास से क्या हो जाएंगे 50 पैसे कम हो जाएंगे, तभी होंगे 50, और खुद के पास भी वो 50 पैसे कम लेके आएगा इसमें से। यानी टोटल कैंडिडेट कितने हो गए, 50 कैंडिडेट हो गए, और सबसे कितने लेगा वो 0.5 रुपए, 0.5 रुपए, यानी 50 पैसे क्या कर लेगा सबसे ले लेगा। तो कितने रुपए ले लिए उसने, 25 रुपए। इसका मतलब वो क्या करेगा 25 रुपए कम लेके आया वो, ठीक है, ये 25 रुपए हो गया। तो ये 25 रुपए कम लेके आया है 53 से, 53 में से 25 कम कर दोगे, आंसर आ गया 28। वोट वाले सवाल देखो एक लाइन में करते हैं अपन इस टाइप के सवालों को। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच का जो अंतर है वो 2500 वोटों का था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% वोट मिले हैं, और कोई भी वेट है वो इनवैलिड है, इनवैलिड नहीं था। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, एक लाइन में करो। 2500 क्या दे रखा है आपको, दोनों का डिफरेंस है, एक को अगर 75% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे 25%। 75 और 25 का डिफरेंस 50%। पूछा क्या है हमसे 50%, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा गया है कि हारने वाले को कितना मिला, ठीक है। हारने वाले कुल उम्मीदवार को कितनी संख्या थी, तो हारने वाले कितने थे यहाँ से 75% तो जीतने वाले को है, तो 25% क्या है हारने वाले को है। 25% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 25 के डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे 2500 को तो कितना आ जाएगा 22 2 44 होता है, तो 12 2 24, 1250 के आसपास आंसर आएगा 1250। फिर से देखो चुनाव का सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, 30% मतदाताओं ने अपना वोट ही नहीं डाला, डाले गए वोट में से 20% इनवैलिड कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 64% वोट मिले हैं, जो कि 3136 वोटों के बहुमत से जीत गया है। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है, एक लाइन में लिखो आप। टोटल वोट हमसे पूछा गया ना, अक्स मान लो 30% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया, यानी 10 में से 3 ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने 7, इतने ने तो वोट दिया ना, इतने वोट हो गए। फिर 20% को इनवैलिड कर दिया गया, 20% का मतलब 1/5, 5 में से 1 को हटा दिया तो बचे कितने 4 हो गए, अभी 4 बच गए। फिर जो वैलिड वोट आए उसमें से 64% मिले हैं किसको, जीतने वाले को। तो अगर 64% जीतने वाले को मिलेंगे तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, बाकी के बचे हुए, तो 64 6 36 मिलेंगे। 64 जीतने वाले को तो 36 हारने वाले को, ये विनर को और ये लूजर को। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 4 4 8, 4 और 2 28% का, 28% मिला है, ठीक है। तो इन दोनों का, इन वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट आ गए, इसका 28% आपको दे रखा है, कितना है 28% है, वो 3136 के बराबर है। 28% का मतलब 4 7 28 और 25, ये फ्रैक्शन से ही कर रहा हूँ डायरेक्ट में, तो कैलकुलेशन नहीं होती है फिर इसमें। 3136 के बराबर है, इसको सोल्व कर लो, अक्स की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा आपका। इतना ईजी बन जाता है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए सारा का सारा। सोल्व करोगे, देखो 7 से यहाँ से मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ पहले, 4 4 5 24, 4 7 28, 3 4 8 32, 4 चौक 16। 7 से डिवाइड करोगे 1 1 2, 7 से और डिवाइड कर दो 7, और 3 1 7 6 42, 46 इंटू 16 इंटू 25 इंटू 5 इंटू 10, ये एक्स की वैल्यू हो गई। तो यहाँ सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 और 25 इंटू 200, तो ये बन गया कितना 20,000, आंसर आ गया 20,000। इसका मिड आपको बताना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रूट कर दो, यहाँ पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस टाइप के सवाल आएंगे आपके 50 सवाल में से
आपके 40 सवाल तो ऐसे होंगे जो आप बिना पेन लगाए कर सकते हो, बस कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए आपका। 12, 18, 27 का यहाँ से बताना क्या है, लिस्ट बताना है, लिस्ट मल्टीपल कॉमन बताना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, यानी एलसीएम बताना है इसका। सबसे छोटा बताना है तो यहाँ से क्या बोलोगे, एलसीएम की निकालते कैसे है, सबसे बड़ी संख्या पकड़ो, 27 है तो 9 × 3 लिख दिया मैंने। 18 लिखना है, 18 में क्या है, 9 भी है, 2 नहीं है इसमें तो 2 और लिख दो। 12 है तो 12 में क्या हो गया, देखो 2 तो है ही, 1 2 और नहीं है, 4 या 12 होता है, 3 भी है, 2 भी है, 1 2 नहीं है, ये और लिख दोगे तो कितना आ गया, 9 × 27, 27 × 54, 54 कितना होता है 108। जिम में 16 घंटे में 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वहां आधी दूरी, आधी का मतलब 44 किलोमीटर आधी दूरी है, वो 3/4 समय में, 3/4 का मतलब 16 का 3/4 करोगे, 4 चौक 16, 4 12, 12 घंटे में वो आधी दूरी तय कर ली जाती है। तो बची कितनी दूरी, आधी दूरी बची, वो आधी दूरी कितने घंटे में तय करना है, 16 में से 12 घटाओगे, अभी कितना बचा है, केवल और केवल 4 घंटा बचा है, तो ये स्पीड होनी चाहिए। आंसर आ गया 11, ये आ गया आंसर 11। इस तरीके से आप करोगे एग्जाम में तभी हो पाएगा आपका, नहीं तो फिर लगाते रहो आप बेसिक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है, इसमें से पूर्ण संख्या कौन सी है, 784, 961, 841 है, तो सभी पूर्ण संख्या ही। 4 6 9 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो, ऑप्शन मेथड से कर लो, यहाँ पे डिविजिबिलिटी 9 लगा दो। देखो 7 4 11, 11 और 8 ये 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये एक ही है 9 से डिविजिबल, आंसर आ गया। एक वाहन अपनी सामान्य गति से 1/4 गति से जा रहा है, 1/4 गति से जा रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड शुरू में अगर 4 थी तो वो जा कितने से रहा है, केवल 1 से जा रहा है, कम नहीं किया है, 1/4 से ही जा रहा है तो 1 से जा रहा है। ये स्पीड का रेशियो है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे, 1 से 4, यानी अगर उसको 1 घंटा लग रहा तो अब कितना लगेगा, 4 घंटा लगेगा, स्पीड को कम कर दिया उसने, तो 45 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमारे तो यहाँ पे कितने यूनिट का फर्क आया, 3 यूनिट का फर्क आया। इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी देर की है, 45 मिनट देर की है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 मिनट। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू तो पूछा क्या है, 15 मिनट, उसको नॉर्मल कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेगा, यही हमसे पूछा क्या है, नॉर्मल टाइम 15 मिनट। कंचन है, कंचन से समान है साधारण ब्याज दर पे 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए और 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार दिए, कंचन को प्राप्त ब्याज है वो इतना है टोटल, तो रेट कितनी है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, तो भाई 10,000 रुपए लिए हैं 2 साल के लिए, तो 10,000 रुपए 2 साल के लिए, रेट हमें नहीं पता किस रेट से लिए हैं, रेट ही हमें बतानी है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5,000 रुपये उसने लिए हैं और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, रेट हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाई 100, इनका जो टोटल सम है वो 2,000 रुपये होना चाहिए, 2,000 होना चाहिए। सोल्व करोगे आंसर रेट आ जाएगा यहाँ से, तो रेट आ जाएगा कितना, देखो ये आर और आर है, ये तो कॉमन ले लो आप, बाहर ही आ जाएगा आर, तो इसको बाहर कर लो, 1,000 से डिवाइड करोगे, 1,000 से डिवाइड हो गया, ये 1,000 से डिवाइड हो गया, ऊपर कितना आ गया देखो, 1,000 से करोगे इस जीरो से ये जीरो चला गया, 2/10 आ गया, नहीं 1/5 बन गया यहाँ पे, 1/5। यहाँ सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 1/5 बन गया, इंटू आर इज इक्वल टू 2 बन रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 इंटू ये कितना है 2/5, तो 2/5 है, तो ये कितना आ गया आर की वैल्यू 5%, आंसर आ गया 5%। एबीसी का औसत वजन है, अब देखो यहाँ से सेम सवाल है, इसको डायरेक्ट करोगे आप एग्जाम में, एवरेज के सवालों को बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, बेसिक से कर ही नहीं सकते इन सवालों को एग्जाम में अपन। क्या बोला है हमसे, देखो यहाँ से कि ए बी सी का सबके पास जो औसत वजन है वो 77 kg है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि सबके पास 77 रुपए हैं, ए और बी के पास में 68 है, बी और सी के बाद में 83 है, बी का वजन बताओ। तो जो बी तो क्या है, वैसे भी कॉमन है, बीच वाला है, दोनों को है, तो आप डायरेक्ट तरीका लगाओगे कि जो 68 है ना 77 से कितना कम है, तो आप बोलोगे यहां से कितना कम है, ये कम है 2 और 9, ये हो गया 9 कम, ठीक, कितने हैं 2 व्यक्ति हैं तो 2 कम है, प्लस प्लस हो तो प्लस या माइनस हो तो माइनस। बी और सी का देखो 83, ये तो ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 6 ज्यादा हो गया, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 12, 6 × 2, यही तो हुआ, ओवरऑल इफेक्ट इतना ही तो आया ना, तो कितना इफेक्ट आ गया यहाँ से 9 दूनी 18 और प्लस 12, यानी -6 का इफेक्ट आ रहा है, -6 का इफेक्ट आ रहा है। जो बीच वाला होना चाहिए बी वाला है वो इस 77 से 6 कम होना चाहिए, तो बी वाला है वो 77 से 6 कम होना चाहिए, आंसर कितना आ गया 71 आ गया, आंसर 71। एक अर्धगोले का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार विकर्ण के बराबर है। 4 और 3 का विकर्ण क्या होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 5 हो गया, यानी इसका जो डायमीटर है वो 5 है, क्या है डायमीटर 5 हो गया डायरेक्ट बिना सोल्व किए। गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला बोला है यहाँ से, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 πr² होता है, 2 πr² नहीं 3 πr² होता है,
तो यहाँ से सोल्व करोगे 25 क्या 75 पाई, 75 पाई डिवाइडेड बाई 4 कर दो, आंसर आ गया 75 पाई डिवाइडेड बाई 4। व्यास 2 सेंटीमीटर यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर, लंबाई 45 सेंटीमीटर की एक बेलनाकार धातु की छड़ है, इसको पिघलाया जाता है। और जब भी पिघलाने वाला है, मेंसुरेशन का सवाल है, पिघलाया जाता है, इसका मतलब उन दोनों का वॉल्यूम बराबर किया जाएगा। तो इनके पिघलाया जाता है और समान मोटाई के एक तार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तार का व्यास क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। तो दोनों ही बेलन ही है, यहाँ पे दोनों ही सिलेंडर हैं, तो पाई तो लिखने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर करोगे, आर क्या है, एक ही है, तो 1 × 1 पाई आर स्क्वायर, इंटू एच लिखोगे तो 45 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये बराबर किसके होना चाहिए, इस तार वाले के लिए। तो पाई आर स्क्वायर करोगे, आर यहाँ पे कितना है नहीं दे रखा, वही निकालना है, डायमीटर निकालना है ना मैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, आर की जगह d/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ये आर ही तो है, आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 5 मीटर दे रखा है, ध्यान रखना यहाँ पे 500 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, ये मीटर में दे रखा है, तो यहाँ से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो d/2 का स्क्वायर हो गया है, d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ये 500 इज इक्वल टू 45, ये हो गया। 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, 4 यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे 5 नाम 45, तो ये 3/5 आ गया क्या डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 आ गई। तो यहां से हमसे क्या पूछा गया है, गलत कर दिया क्या मैंने कहीं, 3/5 हमसे तार का व्यास पूछा गया है, डायमीटर पूछा गया है। आप यहां से आर स्क्वायर लिख दिए 45 और आर स्क्वायर निकालना है और 500 लिखोगे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिवाइडेड बाई 500, 5 नाम 45, तो 9/100 आ गया। 9/100 का मतलब इसका रूट करोगे, आर की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 9/100 यानी 3/10 0.3 आ गई, 0.3 सेंटीमीटर आई है, यही होगी। डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, डबल कर दोगे तो 0.6 सेंटीमीटर आ गया, और mm में बताना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 6 mm, 6 mm आ जाएगा, आंसर सी ऑप्शन। एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, वॉल्यूम में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डिपेंड किस पे कर रहा है आर स्क्वायर एच पे, यानी आर स्क्वायर एच पे कर रहा है सभी को, रेडियस को और हाइट को 10% ही बढ़ा रहा है, तो 10% की 3 के लिए हो गया, पावर कितनी हो गई 3, तो 3 के लिए सक्सेसिव कितनी होती है 33.1% होता है, आंसर हो गया ये। कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट पड़ा होगा आपने 3 साल के लिए। डीआई का सवाल हटाओ यहाँ से। यदि वर्त की परिधि इतनी है 132 132 44 88 132 44 के रेशियो में चलता है हमेशा, तो 7 या 21, तो ये जहां से मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि रेडियस है वो 2.1 है, क्योंकि मैंने टेबल आपको बता चुका हूं मैं पहले ही, 2.1 होगी रेडियस, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 2.1 ही होगी, ये हो गया आंसर। डायरेक्ट केवल और केवल टेबल से आएगा, अगर आपको टेबल पता है तो कर दोगे, नहीं तो इसको 2πr करके सोल्व करते रहना। देखो यहाँ से ट्रेन वाला सवाल है, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 1250 मीटर लंबी सुरंग है, 80 सेकंड में पार कर देती है, ट्रेन की गति क्या है, तो बोलेगा यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1250 और 350, तो 13 और 3 1600, तो 1600 मीटर को इसने कितने सेकंड में 80 सेकंड में, तो कितनी हो गई यहाँ से 8 × 16, तो ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, पर किलोमीटर पर ओवर में दे रखा है, तो इसको क्या कर दोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर ओवर में आ जाएगी, इंटू 5/18, ध्यान रखना 5/18 से करते हैं, अगर किलोमीटर पर ओवर दे रखा हो तो इसको 18/5 से करते हैं। सोल्व करोगे 100/18 हो गया, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, 12 13 3 1600 मीटर को लंबी सुरंग है, वो उसको 80 सेकंड में, तो 80 से डिवाइड करोगे 20 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ये 5/18 नहीं 18/5 करो, इसको उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो 5 चौक 20 और 18 54 18 चौक 72, तो 72 आ गए यहाँ से आंसर, 72 किलोमीटर पर ओवर। ध्यान रखना है ऐसे किलोमीटर पर ओवर को 5/18 से और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर ओवर में, तो 18/5 से करोगे। अब ये सवाल देखो, इतना कैलकुलेटिव सवाल आपको दिख रहा है कि इसको कैसे करेंगे, एलजेब्रा का सवाल है, लेकिन यहाँ पे एक ही तो इक्वेशन दे रखी है, वेरिएबल दे दिए 3, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, क्या कर दो डायरेक्ट बी और सी को 0 पुट कर दो, बी और सी को जहां दिख रहे हैं बी और सी को हटा दो, बी और सी को हटा दो, जो भी दिख रहे हैं यहां से हटा दोगे, ठीक है, सोल्व कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर तो कितना आएगा 1 1 1 हो गया, इसमें कितना आएगा यहाँ से माइनस और माइनस -1 आएगा, इसमें इसमें आ जाएगा आपका माइनस माइनस +1, तो +1 से -1 कट गया, आंसर आ गया 1, आंसर 1। ट्राइंगल दे रखा है LMN, देखो एक ट्राइंगल दे रखा है,
ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें आपको बोला गया है कि एल एम एन है, ये एल एम और एन ये दे रखा है। ओपी है वो भुजा एम एन पर, ओ और पी, इस पे 2 पॉइंट है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, एल और एम है, ये टोटल जो लेंथ है ना वो 15 मीटर 15 सेंटीमीटर दे रखा है। जिसमें से ओ एम ये वाली जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, तो बाकी क्या होगी 11 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में पी एन आपको दे रखा है, पी एन है ये 5 आपको दे रखा है। पूछा क्या है, एल एन पूछा गया, एल और एन ये पूरा पूछा गया लेंथ अक्स, ये पूछा गया। सिमिलरिटी लगा दोगे यहाँ से क्या, इस वाले ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगाओगे, छोटे वाले की साइड की अक्स, बड़े वाले की टोटल 15 इज इक्वल टू छोटे वाले के लिए ये क्या होगी 5 है तो अक्स माइनस 5 होगी, तो अक्स माइनस 5 होगी, डिवाइडेड बाई टोटल करोगे तो अक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, तो 11x इज इक्वल टू 15x माइनस 75। ठीक है, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 75, अक्स इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 4। आंसर जो आएगा ना 75 डिवाइडेड बाई 4, 18 या 54, 18 चौक 72, तो यहाँ से 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 10th क्लास का एनसीईआरटी का सवाल है। क्या करोगे, ऊपर नीचे यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन से, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, या ऊपर 1 प्लस कर दो ना, प्लस से कर दो, 1 प्लस साइन से कर दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर आएगा, कट जाएगा स्क्वायर रूट, 1 प्लस साइन आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर से रूट हट जाएगा कोस आ जाएगा, 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई कोस आ गया, आंसर क्या आ जाएगा सेक और टेन, सेक प्लस टेन आएगा आंसर। सेक प्लस टेन कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक प्लस टेन ये लिखा हुआ। दो संख्याओं का एचसीएफ ये है और यहाँ पे इनका अनुपात ये है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो 12 13 15 को, 14 का स्क्वायर 196 से एक कम कर दोगे 195, 195 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, 195 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, देखो 195 को 12 से करना है तो 12 पंजे 60, 6 बास्तान 84 12 में 12 नाम 108, 108 और 114 11 12 13 और 24 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 12 13 23 आ जाएगा, ये इतना बनेगा, आंसर बन जाएगा 2300 ये हो जाएगा। तो यानी सिंपली आपको क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। डीआई का सवाल है, ये भी डीआई का सवाल है। वह न्यूनतम संख्या बताओ जो 4 9 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता हो। सेम टाइप का सवाल है, एलसीएम लेके 3 जोड़ना है, एलसीएम क्या हो जाएगा 4 9 12 15। देखो कैसे निकालते हैं, 4 9 12 15, बड़ी वाली संख्या को लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 12 है तो 3 तो आ गया लेकिन 4 नहीं है, इसमें 4 लिख दिया। 9 से डिवाइड करना है, 3 तो है लेकिन एक और 3 नहीं है, ये नहीं है। 4 से डिवाइड करना है, 4 तो पहले से ऑलरेडी है, तो यही एलसीएम हो गया इसका। सोल्व करोगे यहाँ से तो 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, ठीक है, यही बनेगा 5 चौक 20, 20 इंटू 9 180 बनेगा, 180 में 3 जोड़ दो आंसर आ जाएगा 183। डीआई का सवाल है, एक वस्तु है वो 26,000 के अंकित मूल्य पर है, 18% का डिस्काउंट दिया गया, अतिरिक्त सीजन के डिस्काउंट देने के बाद में आइटम को 16,000 में बेच दिया गया है, तो यहाँ पे बताना है डिस्काउंट कितना होगा। अगर इस सवाल को आप बेसिक से करने बैठ गए ना, ये सवाल आपका हिलेगा ही नहीं एक सवाल, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ इस सवाल को करने का। देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से बोला कितना है कि 18% डिस्काउंट दिया गया है, ओवरऑल डिस्काउंट आपको दे दिया गया है कि इस पे देखो यहाँ से कितना दिया जाता है भाई, पहला डिस्काउंट दे दिया 18% का और इसको बेचा कितने में गया है 26,000 में, भाई 26,000 की चीज थी और बेच दिया गया इसको 16,000 में। ठीक है, ओवरऑल ये है, इसमें से पहला डिस्काउंट कितना है 18% और दूसरा वाला डिस्काउंट हमसे पूछा गया है, तो पहला काम तो यही इसी से रेशियो निकाल दो, 3 जीरो से 3 जीरो गया तो रेशियो आ गया 13 से 8 का रेशियो। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है पहले वाले डिस्काउंट से। पहला डिस्काउंट क्या दे रखा है 18%, इसका मतलब 9/50, यानी 50 रुपए की चीज पर 9 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 41 में ही तो बेचेगा। अब इसको सही फॉर्म में लिख दो, ये सेकंड डिस्काउंट आपका आ गया, यही आ गया सेकंड डिस्काउंट। क्या करोगे 41 इंटू 43 13 कर दोगे तो 13 एकम 13, 1 13 चौक 52 और 1 53, अनुपात 50 इंटू 8 कर दोगे 8 पंजे 40, 400, 533 रुपए की चीज को 400 रुपए में बेचा गया, दूसरा वाला डिस्काउंट है, दूसरा वाला डिस्काउंट है तो क्या कर दोगे, यहां से कितने रुपए का डिस्काउंट मिला 133 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कितने पर 533 पर इंटू 100 जो हो गया। सोल्व कर दो यहाँ से, ये डिस्काउंट परसेंट ही आ जाएगा, कितना डिस्काउंट परसेंट है।
13 चौक 52 होता है, 25% के आसपास जो आंसर है वो आ जाएगा। देखो 13 चौक 52 है, लगभग यहाँ से 25% के आसपास आंसर आएगा। 25% के आसपास कौन सा है? 24.25 है, एग्जैक्ट जो 25 के आसपास होगा ना वही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपको। इस बार आ गया राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। पी जिसमें पी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर 90 डिग्री है, आर 47 डिग्री है, आर है ये आपको 47 डिग्री दे रखा है। इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है एस पे, और पूछा क्या है? क्यू पी एस, ये वाला एंगल पूछा गया है। ठीक है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये वहां पे 90 बन रहा है तो ये क्या है? थीटा है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो अगर ये 47 है तो ये भी 47 ही होगा। आंसर आ गया 47। ये कंसेप्ट अगर आपको पता होंगे ना तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है ये, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। संजय और रोहन है, एक काम को 8 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं। संजय ने शुरू काम किया, वैकल्पिक दिनों में कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं? इस टाइप के सवाल की मैंने ट्रिक बताई है डायरेक्ट। अगर पूरा कंसेप्ट आपको सीखना है ना, एक बार आप ऐप पे मेरी क्लास ले लीजिए, सारे कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा मैं। जितने तरीके होते हैं ना, जितने तरीके एक क्वेश्चन को करने के, वो सारे तरीके मैं सिखा रहा हूँ यूट्यूब अपने ऐप पर। ठीक है, तो अगर कोई बेसिक से ही प्रिपरेशन कर रहा है कि जिसने स्टार्ट ही किया है एसएससी की, तो एक बार कोर्स परचेज कर लेना, आपको जिंदगी भर कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैथ आपके रग रग में घुस जाएगी ऐसा। संजय और रोहन एक काम को 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? ये टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो कितना है? 8 से 12। तो इसका उल्टा कर दोगे तो रेशियो कितना है? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो उल्टा कर दोगे, एफिशिएंसी का 3:2। अरे ये सब माइंड का खेल है, माइंड में ही करोगे ये चीजें। एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क आप मान लोगे, एफिशिएंसी 3 है तो 8 दिया 24 हो गया, टोटल वर्क हो गया 24 यूनिट। ठीक, ये 24 यूनिट का काम हमें करवाना है। एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा। वैकल्पिक डेज में इसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? 2 दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। ये 5 यूनिट का काम हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में। हमें काम कितना करवाना है? 24 दिन का, 24 यूनिट का काम करवाना है। तो इसके करीब लेके चलो तो 25 तो ज्यादा हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से 8 दिन में हो गया 20 यूनिट का काम। अभी भी कौन आएगा? अब पहला कैंडिडेट आ जाएगा, 3 यूनिट अपना काम करेगा, 1 दिन और कर देगा, 9 दिन हो गए। अभी भी 23 यूनिट का ही काम हुआ है, अभी और 1 दिन का 1 यूनिट का काम और बच गया। ये 1 दिन में 2 यूनिट का काम करता है तो आधे दिन में 1 यूनिट का काम और कर देगा, तो आधे दिन में और काम कर देगा। आंसर आ जाएगा 9 से 1/2 दिन। क्यों? ना कुछ यहाँ पे लिखना है आपको, ना कुछ सजाना है, बस यही कैलकुलेशन करनी है। आप चाहे कितना ही सजाओ, कितना ही बेसिक से करो, करना तो यही पड़ेगा आपको। ये भी एक वर्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या है ये है। तो मैं यहां से इस सवाल में तो वैसे डायग्राम बनाता ही नहीं हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। ये एक सर्किल है। ठीक है, बोला क्या है? ए बी एक वर्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या 1.7 सेंटीमीटर है। वर्त के केंद्र से इस जीवा ए बी की दूरी है वो 8 है। क्या यहां से 8 17 दिख गया? क्या ट्रिपलेट है? 8 15 17, यानी 15 क्या है? वो डिस्टेंस है, उसका डबल कर दोगे, 1.5 का डबल करोगे, आंसर 3 आ जाता है ऐसा। बट मैं बता रहा हूं यहां से कि यहां से ये जीवा है, ये सेंटर है, ये यहां से जो डिस्टेंस है वो 0.8 दे रखी है, ये आपको दे रखा है 1.7 दे रखा है। तो ये 8 15 17, ये यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, यानी 1.5 होगा। तो ये इक्वली बाइसेक्ट भी करता है, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो यहां से, यदि 45 और 55 का महत्तम समावर्त एससीएफ है वो कितना है? 45 और 55 में क्या कॉमन आ रहा है? 5 ही कॉमन आ रहा है, तो एससीएफ हो गया। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, 55 × 5 + 45 एम, अगर इस रूप के रूप में व्यक्त किया जाता है तो यहां से एम का मान क्या है? सोल्व कर लो, यहां से आंसर आ जाएगा। देखो सोल्व करोगे, 5 से डिवाइड कर दो 1 और 5 नाम 45, 55 में से 1 में से 55 में से 1 कम कर दो तो 54 आ जाएगा, लेकिन वो माइनस में होगा एम की वैल्यू। माइनस डिवाइड बाई 9, 9 × 6 = 54, -6 आ गया आंसर। एक व्यक्ति का मासिक वेतन है 50,000 रुपए है। वेतन का 40% घरेलू खर्चों पे, 25% किराए पे, 15% परिवहन पे, शेष राशि बचाता है। वार्षिक बचत क्या होगी? कितना खर्च कर दिया इसने? 40, 25 और 15। 40, 60, 70, 80, 80% तो खर्चा कर दिया, बचाया कितना? 20%। यहां से 50 लाख करना इसको। ठीक है, तो यहां से सॉरी 5 लाख कर देना। 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की बचत करेगा। दालों का लागत मूल्य है बिक्री मूल्य से 12% कम है। खराब तौल, ये जो वाले सवाल है ना, ये सवाल ट्रेंडिंग सवाल है। इस टाइप के सवाल 110% आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, हर एग्जाम में आ रहे हैं सर। क्या करोगे? देखो लागत मूल्य है वो बिक्री मूल्य से 12% कम है,
जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से, सॉरी सेलिंग प्राइस से 12% कम है। 12% का मतलब क्या होता है, 3/25। यानी अगर 25 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है, 25 रुपए अगर इसका सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3 रुपए कम होगा। 3 रुपए कम यानी 22 रुपए होगा, ये बोला है। खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार है वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। मशीन दोषपूर्ण कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है, तो वजन का यूज करके ही करेगा। अब ये बोल रहे हैं कि मैं 25% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। 25% का प्रॉफिट कब कमाएगा, जब 4 रुपए की चीज को कैसे बेचे वो 5 रुपए में, तभी तो होगा ना। खुद बोल रहा है कि मैं 5% 25% प्रॉफिट पे कमा रहा हूँ, यानी 4 रुपए की चीज को 25 रुपए में बेचेगा, ठीक है। बट वो क्या करता है यहाँ से, और यही आपको रेशियो दे रखा है क्या, और यही आपका कितना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये प्रॉफिट इतना हो गया, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो भी यही दे रखा है 23 और 25। ये भी कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये भी कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, भाई दोनों सेम ही है ना। तो इसको मैंने नीचे लिख दिया इस तरीके से। तो आप क्या बोलोगे, यहां से हो गया 100 और 23 चौक 92 और 23 पंजे 115। तो 100 रुपए की चीज को वो 115 रुपए में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना यहां से, यानी 15% का प्रॉफिट यहां से करेगा, किसमें, वजन में करेगा। तो यहां से 15% वजन का आएगा। क्लियर है यहां से, यही होगा क्या यहां से, भाई यहां से कॉस्ट प्राइस है वो लागत मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। 3/25, 25 से 3 कम है, 25 से 3 कम है तो 22 होगा ना यहां से। तो 4 या 12, 3 कम है तो 22 होगा फिर। ये होना चाहिए, ठीक है। 15 नहीं आएगा फिर इसका। दुकानदार है वो 25% का प्रॉफिट कमाता है, और दोषपूर्ण मशीन का कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाता है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। और क्या यही आपको दे रखा है क्या रेशियो, और इसी का आपको कॉस्ट प्राइस 25% प्रॉफिट का कमा रहा है। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ 4 से 5 रुपए में, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, और यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो भी यही दे रखा है। तो इसको बोल दो आप यहां से 22 से 25, ये बोल सकते अपन। तो यहाँ से 25 75, 25 100, और यहाँ से 22 पंजे 110। तो 100 रुपए की चीज को 100 रुपए यानी 100 ग्राम की जगह वो 110 ग्राम इतना अधिक दिखाएगा वो वजन। तो 100 से 110 ग्राम दिखाएगा, यानी कितने एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 10%। 10% आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपके सवाल। अब यहाँ से डीआई के सवाल हैं, तो उसका उल्टा ही करते हैं अपन। कपड़ों पर मासिक बजट खर्च है वो प्रतिशत कितना है, कपड़े पर, क्लोथिंग पे बताना है। 2000, 2000 रुपये खर्च कर रहा है क्लोथिंग पे। टोटल खर्चा कितना है, 8 तो 10 और 10 20,000। 20,000 में से 2000 खर्च कर रहा है, 10% खर्चा कर रहा है, आंसर आ गया 10%। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, इस टाइप के सवाल है ना, ये 2018 से आ रहे हैं, इस टाइप के सेम सवाल सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सब में इस टाइप के सवाल आपके यहाँ दिखेंगे। राज्य आर की कुल जनसंख्या 26 है, आर की जो कुल जनसंख्या 26,000 है। आर में गरीबी रेखा से ऊपर, यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे दे रखा है 24% है। ऊपर कितने होंगे बाकी के बचे हुए, तो बाकी के बचे हुए कितने होंगे 76% क्या होंगे, ऊपर होंगे गरीबी रेखा से। तो पहला काम तो आप 26,000 का 76% निकालिए। 26,000 का 76%, परसेंट से 2 जीरो कट गए, ये कट गया। अब आगे यहाँ से ऊपर वाले आर में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या पूछ ली गई है। अब यहाँ से तो नीचे वाली है, ये ऊपर वाली है। इसमें जो रेशियो है वो 3:3 है, यानी आधे आधे हैं, ठीक है। कि आधे ऊपर है, यहाँ से आधे जो गर्ल जो फीमेल है, आधे क्या है मेल है। तो यहाँ पे टोटल इतने थे, इसका आधा कर दो तो क्या यहाँ से आपके पास आ जाएंगे कितनी जनसंख्या है महिलाओं की। सोल्व करोगे 13, और 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे 13 × 104। 1040 में से 52 घटा दो, 1040 में से 52 घटा दो तो 12 और घटा दोगे, 12 और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 13.65, 13×7 = 91, 13 × 104, 13 × 104, ये तो ठीक है। 1040 इसमें से हमने क्या कर दिया 13 चौक 52, ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी होगी, सही था क्या यहाँ से, ठीक ही है। यहाँ से इसमें से 52 कम कर दो भाई, एक और जीरो है ना यहाँ से, जीरो हो रहे हैं, तो 52 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर। इसमें से 52 कम करो पहले तो 1040 में से 12 और कम कर दोगे तो 988 होगा क्या, और इसके आगे जीरो और लगा दो, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो ये 9,880 आ गया। कैलकुलेशन पे कमांड बना के रखो अपनी, स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। कंसेप्ट
प्लस कैलकुलेशन, अगर दोनों हो गई मैथ में कोई नहीं हराने वाला आपको। 50 क्वेश्चन है, आप आराम से 30 से 35 मिनट में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो उनको। सवाल देखो यहां से, वर्ष 2021 में लगाए गए नीम के पेड़ों की संख्या और वर्ष 2022 में। 2021 में नीम के पेड़ 5000 लगाए गए हैं, 2022 में ये 9000 लगाए हैं, दोनों का रेशियो कितना आ गया, 5 और 9 का रेशियो आ गया क्या। अब ऐसे सवाल भी आते हैं, क्या करें, जिसमें 1 सेकंड 2 सेकंड में कर सकते हो। 1998 से 2022 तक प्रतिवर्ष कारखाने में उत्पादित साइकिल की औसत संख्या बतानी है। अब देखो थोड़ा सा इस तरीके से टाइप गलत कर रखा है, बाकी एग्जाम में सही दे रखा होता है। 800, ये 600 है, ये 900 है, ये 1100 है, ये 1200 है, ठीक है। अब देखो एवरेज का निकालने का एक तो तरीका क्या होता है, इनको सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो। एक तरीका होता है, ऑप्शन देखो सभी 900 के करीब है, मैं एवरेज 900 ही मान लेता हूँ। कितना कम है, 100 कम है, 900 से 300 कम है, 900 जीरो, 900 से कितना 200 ज्यादा, 900 से कितना 300 ज्यादा, 300 से 300 चला गया, 200 से 100 गया तो 100 ही बचा, यानी 100 एक्स्ट्रा हो गया। इस 100 को, बाकी कितने हैं 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों में और बांट दो 100 को, 20-20 रुपए और आ जाएंगे, तो 900 तो है ही, 920 रुपए हो गया आंसर। ऐसे एवरेज निकाला जाता है, यही एग्जाम में लगाया जाता है। एवरेज वो नहीं लगाया जाता कि आप जोड़ोगे फिर सोल्व करोगे। संख्या पी, स्कूल पी और क्यू में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की लड़कों की कुल संख्या और समान स्कूल में पढ़ने वाले लड़कियों की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है। पी और क्यू में, पी और क्यू में गर्ल्स पढ़ने वाले, गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस बताना है, समान स्कूल में पढ़ने वाली गर्ल्स। टोटल गर्ल्स तो कितनी है यहाँ से 350 और 260, तो ये हो गया आपके पास 500, 610। बॉयज कितने हैं 280 और 365, 500, 645, डिफरेंस कितना है 35 का। नेक्स्ट देखो यहां से, प्रत्येक संगठन में किस विभाग में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या है। अब ये सवाल है, ये आप खुद ही करोगे। प्रत्येक विच डिपार्टमेंट हैज ए मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, आपको दे रखे हैं, तो इनमें से देखना है 1 2 3 और 4 में से। इनमें ऐसे टोटल करके नहीं देखना कि ए में बताना है बी में बताना, इनका सभी का टोटल करना है। अब एक तो बच्चा क्या करेगा, देखते हैं इनको सबको जोड़ने के लिए बैठ जाएगा, टोटल निकालेगा, इसका टोटल निकालेगा, इसका टोटल निकालेगा, इसका टोटल निकालेगा, फिर देखा कम कौन सा है। अरे बेवकूफ हो, यहाँ पे बस इतना सा देख लो, देखो 2-2 डिजिट का ही है यहाँ पे, तो सबसे कम तो इसी में आएगा, लीगल आ गया आंसर, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना, आप शांति से कर लो, तो इजी तरीके निकल निकल के आते हैं वहां पे एग्जाम में। बस वहां पे घबराना मत, अगर घबरा गए तो फिर बेसिक से भी नहीं होगा क्वेश्चन। चावल और जौ में निवेश किया गया टोटल एक्सपेंडिचर है, और बाजरे और गेहूं में निवेश टोटल किया गया निवेश का कितना % है। देखो चावल और जौ में, चावल और जौ कहाँ पे है 50 और 12, 62%। ये जो 62% है, ये गेहूं और बाजरा 20 और 30, 30% का कितना जाता है, इंटू 100 करोगे, 0 से 0, 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6 और 20 है, 3 6 18, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं, ये कितना बन गया 620 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, 3 में नहीं जा रहा तो 3 6 18, 600 206.2/3 है तो 6 6 6 इस तरीके से जाएगा, 206.666% आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से, इनकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लेना। बाकी ऐप को आपको डाउनलोड करना है, उसमें रेटिंग भी देनी है, अभी लेटेस्ट बनाया है अपने, थोड़ा सा आपका साथ चाहिए मेरे को, नहीं तो यूट्यूब पे फिर अपन तबाही मचा देंगे फिर। बस थोड़ा सा आप वीडियोस को सारा देखो, थोड़ा सा शेयर करना स्टार्ट कर दो। मैंने कभी बोला नहीं इसके बारे में, बट अभी बोल रहा हूँ मैं। 4 वर्षों की अवधि में प्रतिवर्ष दूध का औसत उत्पादन क्या होगा। ये जो सवाल है ना, अब या तो इसमें मिस्टेक है या पता नहीं कुछ भी हो, अगर आप इसको निकालोगे ना, एक बार खुद से ट्राई करना इस सवाल को। 4 वर्षों की अवधि में प्रतिवर्ष दूध का औसत उत्पादन क्या था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, एवरेज पूछा गया है। तो ये आप क्या करोगे भाई, सभी को जोड़ के क्या करोगे, 4 सालों का डिवाइड करोगे, बट यहाँ पे ऑप्शन मैच करते नहीं है, यही सेम एग्जैक्ट सवाल दे रखा है, ठीक है। जब आंसर आता है ना उसमें 92 पॉइंट समथिंग आता है, जब आप सोल्व करोगे तो एक बार इसको ट्राई करना वापस से, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा डाटा है वो कैलकुलेटिव सा हो रखा है। यहाँ पे पूछा क्या है कि 2015 से 2020 में कुल खरीदी गई में कितने % हुआ, 2015 से 2020 में है, 2015 में जो खरीदी गई हैं और 2020 में जो खरीदी गई हैं, ठीक है, इन पे जो इन्वेस्ट किया गया है। इकाइयों से पता चलता है 2015 से 2022 तक 20 तक कुल खरीदी में कितना % वृद्धि हुई है, तो इनको तो जोड़ना पड़ेगा आपको। 6 4 10,
1000, 2000, 2100, 2108। 2015 में थे 2108, 2022 में कितना हो गया? 13 और 5 18, 18 और 8 2600, 2660 और 2661, 2661 इतना बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया यहाँ से? 2108 से करोगे 8 3 11, यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ तो 5 ही बचेगा पूरा ही, 6 है तो 5 हो गया, 553 बढ़ गया कितने पर? 2108 पे इंटू 100। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको मैं 2100 ही मान लूँ, 2100 मानेंगे, 2 जीरो से जीरो चला जाएगा, 21 से डिवाइड करोगे, 21 दूना 42 और 13, ठीक है, 21 दूना 42 और 3 45 और 15 133 होगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा? लगभग 26। आंसर जो आएगा ना लगभग 26 के करीब आएगा। इसके बाद में और नहीं है। ठीक है, ये सवाल हो गए आपके। टोटल 50 सवाल मैंने करवा दिए हैं। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। मैंने शुरू वाले राउंड में जो थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल थे, 1-2 सवाल थे कैलकुलेटिव, उनको आप छोड़ सकते थे, बट मैंने पूरा करवा दिए हैं। बाकी आपको 2 राउंड में सवालों को करने हैं। पहले राउंड में जो आ रहे हैं, इजी लग रहे हैं, उनको सवालों को कर दीजिए। दूसरे वाले राउंड में डीआई के सवाल प्लस जो नहीं आ रहे उनको सवालों को, फिर रीजनिंग वगैरह है, कुछ बचे कुछ क्वेश्चन है। 5 से 10 मिनट लास्ट में बचने चाहिए आपके। पूरा पेपर सोल्व करने के बाद में भी आपके पास 5 मिनट बचने चाहिए। इतने टाइम में आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ से मैथ के जो क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन में 30 से 35 मिनट में आपको करना बता सकता हूँ यहाँ से। बस आप जितने भी मैंने पेपर सोल्व करवाए हैं, इनकी क्लासेस आप देख लीजिए और फिर मॉक टेस्ट में वही चीजें अप्लाई कीजिए। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इन 10-15 दिन में। तो आपने क्योंकि कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, सारी चीजें आपकी रिवाइज हैं, सब कुछ पता है, बट आपको एग्जाम में लगाना नहीं आता है एग्जाम में कि आप तरीका कौन सा लगाओ और देखते ही क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तरीके सब सीख लिए, बट वहां पे जब आप करते हो ना, तो नया आप बेसिक तरीके पे घुस जाते हो, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। और नहीं आता है तो फिर छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, उस पर मत फंसे रहो। टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, एक एक सेकंड मायने रखेगा वहां पे। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वो टेलीग्राम की लिंक आपको ज्वाइन करनी है और यहाँ से ये जो पीडीएफ है आपको वहीं पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 5 अगस्त वाली शिफ्टें। 3 शिफ्टों के पेपर और बचे हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।